ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। आज जब कोरोना वायरस विश्व के लाखों लोगों को अपना भोग बना रहा है, इसने अपनी टांगे चारों ओर पसार रखी हैं। ऐसी दुखद परिस्थितियों में शायद ही कोई मनुष्य होगा जिसने ईश्वर से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः की पुकार न लगाई होगी। सभी संतप्त हैं, विकल हैं। एक नई सुबह का सभी को बड़ी बेताबी से इंतजार है। ऐसी ही एक पुकार हमारी जानी मानी कवयित्री श्रीमती अनीता गुप्ता जी के हृदय से भी निकली है। आशा है यह पुकार हम सबके हृदय की पुकार बनकर ईश्वर तक अवश्य पहुंचेगी। आइए सुनते हैं उनके हृदय के भाव, उन्हीं की जुबानी। त्राहि माम। हे प्रभु, इस धरती पर यह कैसी विपदा आई अति भारी। इसके सन्मुख घुटने टेक रहे हैं देखो सब देशों के नर नारी। कर्मठ डॉक्टर, नर्सें, पुलिस और नेतागण थक कर हारे। देख ले अब तेरी बारी। इतनी जल्दी अपनी सृष्टि का अंत करने की क्या कर ली तूने तैयारी। इस विचित्र परिवेश में जीने में लगे न कोई सार। अपनों से अपने बिछड़े हैं, चारों ओर है चीत्कार। रिश्ते नाते सब बिखर गए हैं, संतप्त हुआ मानव संसार। डरे डरे सब बुझे बुझे हैं, मचा हुआ है हाहाकार। हे प्रभु, कृपा तुम करना, सब गए हैं हिम्मत हार। तेरी इस बिगड़ी का अब तू खुद ही कर ले सुधार। अपने किए धरे पर तुझको पश्चाताप न रह जाए इस बार। कर कोई ऐसा चमत्कार, फिर से हरा भरा हो जाए यह संसार। समझ चुका है मानव मालिक, तेरी शक्ति अति अपार। तेरी करुणा का न कोई छोर। हम सब रास्ता देखें, आएगी फिर एक नई भोर। बस हे प्रभु कुछ ऐसा कर दे, छोड़ दे तू अपनी जिद छोड़। तेरी करुणा का न कोई छोर, तेरी करुणा का न कोई छोर। धन्यवाद। अब आप लद्दाख का मुखौटा नृत्य विषय पर रूपक सुनेंगे। आलेख तंजिंग लोटस का है, स्वर हैं नीलम मलकानिया के। लद्दाख का मुखौटा नृत्य पारंपरिक रूप से बौद्ध धर्म से जुड़ा है। हर वर्ष लद्दाख के विभिन्न मठों में मुखौटा नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है, जिसे देखने देश विदेश से लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं। इन महोत्सवों के दौरान बौद्ध भिक्षु भगवान और देवी देवताओं के विभिन्न रूपों को दर्शाते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं। साथ ही दुर्भाग्य तथा बुरी आत्माओं को दूर रखने के लिए अनुष्ठान करते हैं।
लद्दाख के धार्मिक मुखौटा नृत्यों में सबसे प्रसिद्ध हिमिस सेशु यानी हिमिस मठ का दशमी का मुखौटा नृत्य है। तिब्बती 5वें महीने के 7वें दिन हिमिस गोम्पा यानी मठ में लामागण या बौद्ध भिक्षु जमा होकर इष्ट देव गुरु हेरुका की आराधना करते हैं। ये सिलसिला अष्टमी तक चलता है। नवमी के दिन दशमी मुखौटा नृत्य का पूर्वाभ्यास करते हैं। इसमें बौद्ध भिक्षु बिना मुखौटा पहने नृत्य करते हैं। दशमी के दिन बौद्ध भिक्षु सुबह सवेरे मठ की छत पर जाकर धूप जलाकर संपूर्ण धार्मिक वाद्य यंत्रों को बजाते हुए सर्वज्ञ पद्माकरपो जी के रेशमी कपड़ों से बने 4 मंजिला थंका यानी चित्र का अनावरण करते हैं। उसके बाद मुख्य पूजा घर में इष्ट देव की पूजा अर्चना करते हैं। बीच में एक अल्प अंतराल के बाद सुबह लगभग 10 बजे मुखौटा नृत्य का सिलसिला शुरू हो जाता है। जनक चुक्सुम यानी विशेष तांत्रिक पोशाक के साथ कली टोपीधारी 13 बौद्ध भिक्षु मुखौटा नृत्य प्रस्तुत करते हैं। ये सभी गुरु पद्मा संभव जी के आने से पहले की व्यवस्था का प्रतीक होता है। इस दौरान इस अवसर पर रुकावट डालने वाले शत्रुओं को दुर्गम स्थानों पर निकालकर सीमाबंदी की जाती है। इनमें 10 क्रोधी देवताओं के साथ बुद्ध के वाचिक भी होते हैं। उसके बाद ब्रज गुरु नृत्य का आरंभ होता है, जिसमें मुखौटा नृतक यानी भिक्षु ओम आ हूं ब्रज गुरु पद्मा सिद्ध हूं मंत्र के साथ नृत्य करते हैं। नृत्य करने वाली ये देवियां पीतल के मुखौटे पहने हाथ में डमरू और घंटी लिए होती हैं। दशमी की तीसरी कड़ी में अष्टगुरु पद्म संभव का मुखौटा नृत्य होता है। गुरु पद्म संभव जी के नृत्य पर पधारने से पहले शहनाई वादक, 2 धूपधारी, 2 तुहरी वादक, 1 पुष्प अर्पण करने वाला, 2 ढोलकी वादक, 1 पंखा झलने वाला, 1 छाताधारी और अन्य सभी मुखौटा धारण किए हुए 8 गुरुओं के साथ पधारते हैं, जिनमें गुरु पद्मव्रज, पद्मा संभव, आदित्यम, शाक्य सिंगे, सिंहनाद, 2 सिंहपुत्र और 8वें गुरु व्रजलीला प्रमुख हैं। फिर 4 शूरों के नृत्य होते हैं। ये कपाल का डमरू और घंटी लिए होते हैं। ये गुरु पद्मा संभव जी की काया, वाक और मन तीनों की स्तुति और नृत्य कर लौट जाते हैं। उसके बाद मुखौटा पहने हुए 5 वीरांगनाएं आती हैं, जिनके हाथों में एक छोटी ढोलक होती है। इसके बाद 8 गुरु एक के बाद एक नृत्य प्रस्तुत करते हैं। इन 8 गुरुओं के तांत्रिक नृत्यों के बाद 16 अनुग्रहों का नृत्य होता है। ये सभी प्राणियों के कल्याण के लिए हर महीने दशमी को पधारने का अनुग्रह करते हैं। ये हाथ में डमरू और घंटी लेकर मुकुट पहने होते हैं। इनके साथ सभी भिक्षु नृत्य करते हुए लौट जाते हैं और पहले दिन का कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। हेमिस मठ व लद्दाख के हर मठ में धर्माचार्य यानी हाशंग और शिष्य
यानी हटुक के नृत्य को मुखौटा नृत्य प्रस्तुति के एक अभिन्न अंग के रूप में पेश किया जाता है। हाशंग हटुक को तिब्बत में बहुत शुभ माना जाता है। असल में ये चीन के धर्माचार्य और उनके शिष्य हैं। हटुक यानी शिष्यों का नृत्य बहुत ही मनोरंजक होता है। हाशंग के ढोल बजाने पर हटुक ऊन काटने, कपड़ा बुनने वगैरह का अभिनय करते हुए नृत्य करते हैं। अंत में वे मठाधीश यानी रिनपोछे के आसन पर खदक यानी सफेद रेशमी स्कार्फ अर्पित करने के बाद खेलते खेलते वापस चले जाते हैं। अभी आपने लद्दाख का मुखौटा नृत्य विषय पर रूपक सुना। आलेख तंजिंग लोटस का था। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप नीलम मलकानिया से समाचार सुनिए। देश भर में अब तक कोविड-19 से 11,86,203 मरीज ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 40,574 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार रोग मुक्ति की दर अब 65.77% है। देश भर में कोविड-19 संक्रमण का पता लगाने के लिए पिछले 24 घंटों में 3,81,027 जांचें की गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा कोविड-19 संक्रमण से ग्रस्त पाए गए हैं। गृह मंत्री का गुरुग्राम के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्यों, राज्य के मुख्यमंत्रियों और राजनेताओं ने गृह मंत्री के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। पुणे आधारित सेरम संस्थान को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के कोविड-19 टीके एस्ट्राजेनेका के भारत में दूसरे और तीसरे चरण के चिकित्सा परीक्षण की अनुमति मिल गई है। सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि PM किसान और ई-नाम जैसी योजनाओं ने किसानों को बहुत लाभ पहुंचाया है। ये समाचार हमें विदेश प्रसारण प्रभाग के वार्ता एकांश से प्राप्त हुए। 87 देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सदस्य बन चुके हैं। भारत और फ्रांस ने इसकी शुरुआत सौर ऊर्जा के शीघ्र और व्यापक विकास के उद्देश्य से की थी। ईरान और संयुक्त अरब अमारात के विदेश मंत्रियों ने कोविड-19 महामारी समेत कई विस्तृत मुद्दों पर चर्चा की है। दोनों देशों के बीच मंत्री स्तरीय वार्ता बहुत कम ही होती है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर अगले कुछ महीनों में कोविड-19 मामले नियंत्रित सीमा में नहीं आए तो बहुत से देशों की अर्थव्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी। 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच संयुक्त अरब अमारात में विभिन्न स्थलों पर IPL 2020 का आयोजन किया जाएगा। भारत सरकार ने यह प्रतियोगिता करवाने के लिए BCCI को हरी झंडी दे दी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। स्वायंभुव मनु से
मनुष्यों की अनुपम सृष्टि हुई मानी जाती है। महाराज मनु ने दीर्घ काल तक राज्य किया। राजकाज करते हुए बुढ़ापा आ गया, किंतु विषयों से वैराग्य नहीं हुआ, ये सोच मनु अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने राजकाज का भार अपने पुत्र को सौंपा और अपनी रानी शतरूपा को साथ लेकर वन गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाले तीर्थ नैमिषारण्य को, जहां मुनियों और सिद्धों के समूह बसते थे, मनु शतरूपा ने अपना निवास स्थान बनाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षरों वाले इस मंत्र का जाप उनकी तपस्या का आधार था। आरंभ में मनु दंपति साग, फल तथा कंद का अल्पाहार करते थे। फिर फलमूल त्याग कर केवल जल पीकर रहने लगे। मन में मात्र एक उत्कट अभिलाषा कि किसी प्रकार उन परम प्रभु को देखें जो निर्गुण, अखंड, अनंत और अनादि हैं। बसराज सुतहि तब दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा। तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहि हर्षि चले मनुराजा। पंथ जात सोहहि मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। पहुँचे जाय धेनुमति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। जहाँ जहाँ तीरथ रहे सुहाए, मुनि न सकल सादर करवाए। कृस शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि, जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरुह, दंपति मन अति लाग। करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारि आधार मूल फल त्यागे। उर अभिलाष निरंतर होई, देखिय नयन परमा प्रभु सोई।
अगुण अखंड अनंत अनादि जेहि चिंतहि परमार्थवादी नेति नेति जेहि वेद निरूपा निजानंद निरुपाधि अनुपा शंभु बिरंचि विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंस ते नाना ऐसे प्रभु सेवक बस आहाई भगत हेतु लीला तनु गहई जो यहाँ बचन सत्य श्रुति भाषा ता हमार पूजी अभिलाषा एहि विधि बीते बरस शत सहस बारी आहार संबत सप्त सहस पुनि रहे समीर आधार वर्ष सहस दस त्यागे उसो ठाड़े रहे एक पद दो विधि हरिहर तप देखिया पारा मनु समीप आए बहुबारा मागहु बर बहु भांति लोभाए परम धीर नहीं चलहि चलाए अस्थि मात्र होई रहे शरीरा तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी गति अनन्यता पस नृपरानी मागु मागु बरु भय नभ बानी परम गवीर कृपामृत सानी मृतक जियावनि गिरा सुहाई श्रवण रंध्र होई उर जब आई हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए मानहु अब ही भवन ते आए आइए सुनते हैं सामयिक वार्ता। विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। आलेख शिक्षा विशारद पायल का है। वाचक हैं मनोज कुमार चौधरी। गत सप्ताह देश में विद्यालय तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तनकारी सुधार के लिए मार्ग को सरल बनाते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 को अनुमोदित किया। मंत्रिमंडल ने शिक्षा पर 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय नीति को परिवर्तित किया तथा मानव संसाधन विकास HRD मंत्रालय का शिक्षा मंत्रालय के रूप में पुनः नामकरण भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत को एक ज्ञान केंद्र में परिवर्तित करेगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ने शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन से संबंधित मसौदे को दिसंबर 2018 में प्रकाशित किया था।
नई एनईपी 6 से 14 वर्ष के लिए 3 और 18 वर्ष के बीच के आयु वर्ग के बच्चों की अनिवार्य स्कूलिंग का विस्तार करती है। बच्चों को शिक्षा के बेहतर परिणाम प्राप्त हो, इसके लिए प्री स्कूल के बच्चों के लिए भी पोषण युक्त दोपहर के भोजन के साथ ऊर्जा से भरपूर नाश्ता उपलब्ध कराने के प्रावधान में विस्तार किया गया है। विद्यालय शिक्षा के 10+2 के वर्तमान ढांचे में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हुए आधारगत चरण के 3 से 8, प्रारंभिक चरण के 8 से 11, मध्य चरण के 11 से 14 और माध्यमिक चरण के 14 से 18 आयु वर्ग के अनुसार एनईपी ने क्रमशः 5+3+3+4 की एक योजना तैयार की है। बचपन की देखभाल तथा शिक्षा ECCE पर बल देते हुए नई व्यवस्था में 3 वर्ष की आंगनवाड़ी प्री स्कूलिंग के साथ 12 वर्ष की स्कूलिंग का प्रावधान किया गया है। बच्चों के मस्तिष्क की आंतरिक शक्ति के विकास के निर्णायक चरण के रूप में आंगनवाड़ी प्री स्कूलिंग को वैश्विक माना गया है। एनईपी 2020 कहती है कि छात्रों को कम से कम 5वीं कक्षा तक उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। किसी भाषा को किसी भी छात्र पर थोपा नहीं जाना चाहिए। नीति स्पष्ट रूप से कहती है कि बच्चे अपने घर की भाषा में महत्वपूर्ण विचारों को अधिक तत्परता से सीखते और समझते हैं। एनईपी 2030 तक 100% कुल भर्ती अनुपात GER के साथ विद्यालय पूर्व से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने पर फोकस कर रही है। एनईपी 2020 खुली स्कूली शिक्षा प्रणाली के माध्यम से स्कूल की शिक्षा से वंचित 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था में वापस लाएगी। एनईपी 2020 के साथ उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। प्रायोगिक ज्ञान तथा गहन सोच पर जोर देने के साथ अंतर्भाग को मौलिक बनाए रखने के लिए पाठ्यक्रम में कटौती करके 10वीं तथा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को आसान बनाया जाना है। नई नीति छात्रों को 1 वर्ष में 2 बोर्ड परीक्षाएं देने की भी अनुमति देती है। एक नए आधिकारिक मान्यता का ढांचा तथा एक स्वतंत्र प्राधिकरण निजी तथा सार्वजनिक दोनों स्कूलों को नियंत्रित करेंगे, जबकि भारत का उच्च शिक्षा आयोग HECI चिकित्सा तथा कानूनी शिक्षा को छोड़कर समूची उच्च शिक्षा को नियंत्रित करेगा। इंटर्नशिप के साथ पेशेवर शिक्षा 6ठी कक्षा से शुरू होगी तथा उच्च शिक्षा वाले पाठ्यक्रम में विषयों के चयन में लचीलेपन की सुविधा दी जाएगी। NCERT के साथ परामर्श में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE 2021 तक शिक्षक की शिक्षा के लिए एक नए तथा व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे का निर्माण करेगी। 2035 तक उच्च शिक्षा में GER को 50% तक बढ़ाया जाना है। NEP 2020 के अंतर्गत शैक्षिक वर्ग, अतिरिक्त पाठ्यक्रम या पेशेवर पाठ्यक्रम के बीच किसी प्रकार का कोई कठोर विभाजन नहीं किया जाएगा। शिक्षा प्राप्त करने के परिणामों के प्रति छात्रों की प्रगति का पता लगाने के लिए NEP 2020 360 डिग्री का एक समग्र प्रगति कार्ड ला रही है। NEP के अंतर्गत पूर्व स्नातक छात्र 1 वर्ष में एक सर्टिफिकेट, 2 वर्ष में एक डिप्लोमा तथा 3 वर्ष में एक बैचलर डिग्री के साथ निकल सकते हैं। UG, PG तथा PhD के सभी पाठ्यक्रम अंतर विषयक होंगे तथा MPhil पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया जाएगा। सरकार क्रेडिट का ट्रांसफर करने के लिए क्रेडिट शैक्षणिक बैंक की भी स्थापना करेगी। 2030 तक 4 वर्ष की बीएड की एक एकीकृत डिग्री अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता होगी। IITs तथा IIMs के बराबर विश्व स्तरीय श्रेष्ठ बहुविषयक शिक्षा के लिए मॉडल के तौर पर बहुविषयक शिक्षा तथा अनुसंधान विश्वविद्यालय MERU स्थापित किए जाएंगे। NEP के अंतर्गत एक सशक्त अनुसंधान संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान को स्थापित किया जाएगा। अपक्षपात के साथ तकनीक के अधिक प्रयोग के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी मंच का भी निर्माण किया जाएगा। NEP 2020 जेंडर समावेशन, सुविधाहीन क्षेत्रों तथा समूहों के लिए निधिकरण तथा विशेष शिक्षा क्षेत्रों पर बल देती है। इसका उद्देश्य शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को जल्द से जल्द GDP के वर्तमान के
4.6% से 6% तक पहुंचाना है। इस प्रकार NEP 2020 का उद्देश्य बाल शिक्षा को एक समावेशित, सहभागीपूर्ण तथा समग्र दृष्टिकोण प्रदान करना है। NEP का क्रियान्वयन 21वीं सदी की आवश्यकताओं को पूरा करने में भारत की शिक्षा व्यवस्था को परिवर्तित करने में सहायक होगा। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा esth.radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।